Welcome back students, welcome to yet another video of VK sir। कोनिक सेक्शन चल रहा था हमारा, कोनिक सेक्शन में एलिप्स चल रहा था और क्वेश्चन नंबर 13 से हमें आगे कंटिन्यू करना था। आई होप आप बाकी के वीडियोस देख रहे हैं और सारे बेसिक्स कवर होते जा रहे हैं आपके। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, या तो फिर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसके ऊपर आपके डाउट्स भी फॉरवर्ड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको सारे डाउट्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अब अगर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिया हुआ है और एक और बात कह रहा है tan θ1 प्लस tan θ2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अगर आपकी याददाश्त काफ़ी अच्छी है तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि स्लोप इज़ नथिंग बट m एंड दिस इज़ नथिंग बट tan θ। ये हमारा डिस्कशन पहले ही लाइन चैप्टर में हुआ है कि स्लोप का मतलब ही m होता है और इसी का मतलब tan θ होता है। मतलब इन शॉर्ट उसने tan θ1 प्लस tan θ2 के साथ साथ हमें ये भी बता दिया कि m1 प्लस m2 भी 2 ही आने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र डालते हैं। पहली चीज़ तो कह रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, तो अगर हमें पता है इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, सिंस इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 20, दैट इज इट इज़, अगर मैं 20 से डिवाइड करूं तो x स्क्वायर अपॉन 5 y स्क्वायर अपॉन 4 एंड इट इज़ ऑल इक्वल टू 1। कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पहले से ही पता है, पर उससे पहले हम मान लेते हैं लेट p x1 y1 b पॉइंट ऑन लोकस। जो लोकस हमें चाहिए उस रिक्वायर्ड लोकस का जो पॉइंट है वो हमने मान लिया कि भैया तो x1 y1 है। अब अगर x1 y1 पॉइंट है तो हमें ये भी पता है एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, क्योंकि अगर ये पॉइंट p x1 y1 यहाँ लाई करता है तो सिंस p x1 y1 लाई ऑन लोकस, देयरफॉर हमें मिलेगा y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको कहता हूँ भैया तो इधर आया थोड़ी देर के लिए। वो जैसे ही इधर आएगा हमें दिखेगा y1 माइनस एम x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू हम पीछे छोड़ आए थे, ये 5 था ये 4 था, तो मैं लिख सकता हूँ 5m स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि रूट में है, रूट हमें अच्छा नहीं लगता। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग और सिंप्लीफाई करेंगे, बस जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें पता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। मतलब ये मिलेगा y1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 इज इक्वल टू 5m स्क्वायर प्लस 4। ये तो रूट के बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्योंकि ध्यान से देखना tan θ1 प्लस tan θ2 2 दिया हुआ है, मतलब m1 प्लस m2 2 दिया है, m1 प्लस m2, मतलब अगर सर इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दे m के फॉर्मेट में तो मुझे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल सकता है। और अगर m का अगर क्वाड्रेटिक बनेगा तो सम ऑफ रूट्स m1 प्लस m2 रहेगा। इसी कारणवश मैं क्या करता हूँ, m स्क्वायर वालों को साथ में ला रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, इसको इधर बुलाया तो वो दिखेगा x1 स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर, फिर माइनस 2x1 y1 m, और ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, मतलब y1 स्क्वायर माइनस 4 ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m एंड इट हैव रूट, लेट इट हैव रूट्स m1 एंड m2। इसके कोई ना कोई रूट्स आएंगे, उसका नाम मैंने कह दिया है m1 एंड m2। देयरफॉर m1 प्लस m2
is nothing but minus a minus b upon a, that is 2x1 y1 upon x1 square minus 5. बट हमें तो दिया है बट m1 plus m2 which is tan theta 1 plus tan theta 2 is equal to 2. therefore अच्छा यहाँ पे एक मेंशन कर देंगे कि थीटा 1 एंड थीटा 2 आर इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक। therefore हमें क्या मिल जाएगा, इसकी जगह पे 2x1 y1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तुम्हें पता है ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होकर तो 1 में मल्टीप्लाई होगा, आपको मिलेगा x1 स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू x1 y1। ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोल सकते हैं भैया इधर उछल के आ जाओ, वो इधर उछल के आएगा तो क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर माइनस x1 y1 और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ लोकस। पर हमें x1 y1 अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता सर। सो रिप्लेस x1 y1 बाय x, y respectively. Therefore equation of locus is x square minus xy minus 5 is equal to 0. Easy. क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी लेंदी क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है शो दैट द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स ऑन एन एलिप्स हुज एसेंट्रिक एंगल डिफर बाय अ कांस्टेंट इज एन एलिप्स। तो आपको ये कहना चाह रहा है कि कोई एक एलिप्स है, मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस एलिप्स पे अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से कि उनके एसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस एक कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर उसने कांस्टेंट मेंशन नहीं किया है, बस इतना ही कहा है हमसे कि एसेंट्रिक एंगल जो है, तो मान लेते हैं लेट पी थीटा 1 एंड क्यू थीटा 2 be point on ellipse such that theta 2 minus theta 1 is equal to constant। और वो कह रहा है कि आप इन पॉइंट्स के ऊपर जब टेंजेंट ड्रॉ करते हो और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलता है टेंजेंट्स का, उसका अगर आप लोकस ट्रेस करोगे वो भी आपको क्या देने वाला है, एक एलिप्स देने वाला है। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आएगी कि अरे यार सर थीटा 1 एंड थीटा 2 क्यों लिया हुआ है, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में सॉल्व करना हमारे लिए इजी रहेगा। अब मेरे पास P और Q पॉइंट है जिनके ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉप करने वाला हूँ। पर सबसे पहले क्या आपको पता है कि P जो हो जाएगा वो हो जाएगा A cos theta comma B sin theta 1 1 and Q will be A cos theta comma B sin theta 2 2। फर्स्ट थिंग ये। अच्छा क्या आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है? यस सर। नाउ EOT इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, सर पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं याद आ रहा है क्या आपको? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रेगुलर याद है? हाँ, x1 अपॉन a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कुछ नहीं, x1 को रिप्लेस कर दीजिए a cos थीटा 1 से, y1 को रिप्लेस कर दीजिए b sin थीटा 1 से। तो अगर मैं लिखूँगा देयरफॉर फॉर पॉइंट P, तो फॉर पॉइंट P इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी a cos थीटा रखते ही a और a कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा x cos थीटा 1 अपॉन a y sin थीटा 1 अपॉन b, इट इज़ ऑल इक्वल टू 1। अपॉन की चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, एलसीएम निकलवा लेते हैं सर। एलसीएम निकलवाएंगे तो हमें मिलेगा bx cos थीटा 1 प्लस ay sin थीटा 1 इज इक्वल टू ab एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। साइड बाय साइड नोट डाउन करते चलिए आप, अगर आप लिख रहे हैं तो नोट्स बना रहे हैं आपके,
काफ़ी अच्छी बात है कि क्वेश्चन लेंथी होने वाला है। अब ध्यान से सुनिए, सिमिलरली यही जिस P पॉइंट पर मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली है तो मैं Q पॉइंट पे भी तो टेंजेंट निकालूंगा। तो सिमिलरली फॉर पॉइंट Q इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, तो सर पॉइंट Q के लिए भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी? मैंने बोला हाँ यही बनेगी, बस इसमें क्या चेंजेस होंगे, आपको मिलेगा bx cos θ2 ay sin θ2 इक्वल टू ab, और इसका नामकरण कर दीजिए द्वितीय इक्वेशन। ठीक है, आपको देख के समझ में आ रहा है सर साइमल्टेनियस इक्वेशन से इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। और साइमल्टेनियसली क्योंकि इनको सॉल्व करना है तो ध्यान से मैं सबसे पहले x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा, तो इसलिए मुझे y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर y को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को मुझे sin θ2 से ऐसा करते हैं, रुको इसका नाम मैं फर्स्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, इसको दूसरा दे रहा हूँ और इसको मैं तीसरा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी भी ज़रूरत हमें कहीं ना कहीं पे लगेगी आगे जाकर, इसलिए तो इतना सब तामझाम कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ सेकेंड इक्वेशन को sin θ2 से मल्टीप्लाई और थर्ड इक्वेशन को sin θ1 से मल्टीप्लाई। सो 2 into sin θ2 and 3 into sin θ1 वी गेट, क्या मिला सर हमें? तो हमें मिला यहाँ पे मल्टीप्लाई करते ही b sin θ2 cos θ1, ध्यान से b sin θ2 cos θ1 x प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते ही a sin θ1 sin θ2 एंड इट इज ऑल इक्वल टू AB में भी तो मल्टीप्लाई होगा AB sin θ2, और ये मुझे मिली, मैं इसका नाम दे रहा हूँ फोर्थ इक्वेशन साइन। अब इसमें थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना था, थर्ड इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करना है sin θ1, तो हमें मिलेगा, ध्यान से देखना, B sin cos θ2 sin θ1 x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते ही a, अच्छा एक मिनट मैं यहाँ पे y खा गया था, यहाँ पे y आने वाला है, a sin θ1 sin θ2 y एंड ab sin θ1, ये बनी हमारी फिफ्थ इक्वेशन। ऑब्वियसली देख के समझ में आ रहा है कि सर फोर्थ में से फिफ्थ का सब्ट्रैक्शन करिए। जैसे ही सब्ट्रैक्शन होगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, AB कॉमन निकलेगा और sin θ2 माइनस sin θ1 मिलेगा। तो इस तरफ की कहानी तो सिंपल है सर, sin θ2 माइनस sin θ1 टाइम्स AB साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, इधर क्या हाल है, इधर ये दोनों उड़ गए हैं, तो सर यहाँ B और X कॉमन है, साइड में रखो। यहाँ मिलेगा sin θ2 cos θ1 माइनस cos θ2 sin θ1। आपको फॉर्मूला याद आ रहे हैं ट्रेगो के, आपको पता है sin A cos B माइनस cos A sin B इज नथिंग बट sin ऑफ A माइनस B। यहाँ पर A की जगह पे θ2 है और B की जगह पे θ1 है, इसीलिए हमें मिलेगा B sin ऑफ θ2 माइनस θ1 x। आप बोलोगे अरे सर यहाँ पे देखो θ2 माइनस θ1 फर्स्ट इक्वेशन से k की वैल्यू आती है, तो मैं यहाँ पर पटक सकता हूँ k पर, रुक जाते हैं थोड़ा सा क्योंकि हमें उधर भी अभी सिंप्लीफाई करना बाकी। अच्छा, तब तक b और b खुशी खुशी कट गए हैं। ठीक, अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है sin c माइनस sin d का फॉर्मूला। sin c माइनस sin d सर, sin c माइनस sin d 2 cos sin, यहाँ पर आएगा θ1 प्लस θ2 बाई 2 और यहाँ आएगा θ2 माइनस θ1 बाई 2। फॉर्मूला वही है a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2। ठीक, अच्छा सर इसका भी कुछ करें? हाँ, sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। अगर यहाँ पर 2 ना हो तो वो θ/2 हो जाता है, आपको पहले से पता है, इसीलिए मैं डायरेक्टली इस चीज़ को लिख रहा हूँ। ध्यान से देखना, 2 sin cos 2 sin और θ2 माइनस θ1/2
कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1/2 और x अभी भी जीवित है। क्या कट रहा है सर? ये देखो 2 और 2 कटा, साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1/2, थीटा 2 माइनस थीटा 1/2 कट गया। तो सर बचा क्या आपके पास में? आपके पास बचा कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1/2। इनको कहीं देखा हुआ लग रहा है, इसकी वैल्यू शायद से k है, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम 1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू k। तो मुझे मिलेगा cos k/2x इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा cos थीटा 2 प्लस थीटा 1/2। ठीक है, चाहो तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, नहीं तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखता हूँ और दे दूँ ना, दे देते हैं शायद से छठवा नाम। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर साइन 2 थीटा साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई करके मैंने अभी y को एलिमिनेट किया और मुझे x की वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू मिल रही है। अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी रहती तो मैं x को एलिमिनेट करता और मुझे मिलता cos थीटा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता, cos थीटा 1 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिमिलरली और सॉल्विंग फॉर वैल्यू ऑफ y वी गेट। तो वैल्यू ऑफ y के लिए सॉल्व करने का मतलब क्या है सर? वैल्यू ऑफ y के लिए सॉल्व करने का मतलब ये है कि अब आप x को एलिमिनेट करेंगे, मतलब cos थीटा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में, cos थीटा 1 से नीचे मल्टीप्लाई, अगेन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, अगेन फॉर्मूला मिलेगा और आपको वापस से फॉर्मूला इस तरीके से मिलेगा cos k/2y इज इक्वल टू साइन थीटा 2 प्लस थीटा 1/2। बस इतना ही फ़र्क आपको दिखने वाला है, ये चीज़ आपको दिखेगी। 7th इक्वेशन। अब आपको पता है, क्या पता है सर आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 इज़ नथिंग बट 1। मतलब 10th में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है। तो किसी भी थीटा के लिए, हाँ कोई भी थीटा, दोनों अगर थीटा सेम है तो भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आता है। तो सर हम यहाँ से क्या करें? आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू, वहाँ पर पटक दीजिए। कुछ मिस हो गया है हमसे? हाँ यहाँ पे देख चेकआउट करो, ये देखो यहाँ पर a जिंदा था जिसको मैं आगे जाके हटा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर a सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। वो a मतलब cos थीटा 2 थीटा 1 की वैल्यू आ रही है cos k/2 अपॉन a। तो सिमिलरली यहाँ पर भी cos k/2 अपॉन a आ जाएगा, a नहीं आएगा, यहाँ पर b आने वाला है। ठीक है, आप जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा, जैसा मैंने आपको बोला साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा। तो सर अब वहाँ पे वैल्यू पटकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है तो मैं कहूँगा कि लेट p नहीं कोई और पॉइंट उठा लेते हैं, r कर देता हूँ, r x1 y1 b पॉइंट ऑन लोकस। जो लोकस हमें रिक्वायर्ड है, वो जो पॉइंट है उसके ऊपर वो है r x1 y1। मैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जगह पर ये पटक रहा हूँ, पर ध्यान रखना क्योंकि मैं लोकस की इक्वेशन बना रहा हूँ तो मैं x1 और y1 से रिप्लेस करूँगा और मुझे मिलेगा, सबसे पहले मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन की वैल्यू मुझे मिलने वाली है cos k/2 कॉस स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर y स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मुझे मिल रही है cos स्क्वायर k/2 अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर, इट इज़ ऑल इक्वल टू 1। मैं x1 y1 से पहले रिप्लेस करूँगा क्योंकि इक्वेशन ऑफ लोकस बनानी है, पर हमें तो पता है फाइनली इक्वेशन ऑफ लोकस हमें x1 y1 में पसंद नहीं आती है। हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस x1 y1 बाय x, y रिस्पेक्टिवली। तो हमें मिलेगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लोकस इज, ध्यान से देखिए मैं थोड़ा सा इसका चेंज कर रहा हूँ, y1 स्क्वायर तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये x1 स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर सेक स्क्वायर k/2 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर सेक स्क्वायर k/2, इट इज़ ऑल इक्वल टू 1। क्यों सर, ये क्यों बदला? ये इसलिए बदला क्योंकि उसने पूछा था कि जो लोकस का इक्वेशन बन रहा है वो इलिप्स बन रहा है या नहीं बन रहा। मैंने बोला हाँ, ये कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन सेक स्क्वायर,
आपको पता है सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल कॉस स्क्वायर आता है, तो वापस से आप इसको कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसीलिए हमें पता चला विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक इलिप्स का इक्वेशन मिला हमें। तो जो हमने सॉल्व किया उस लोकस का जो इक्वेशन है वो इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर आप कोई इलिप्स ड्रॉ कर रहे हो, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स ले रहे हो, उसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, मान लो ये इलिप्स, हालांकि डायग्राम काफ़ी घटिया है, पर आप मान लीजिए ये मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉप करे हैं, और वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इनका जो थीटा है, थीटा आप समझते, थीटा कहाँ जाएगा जब एक्स एक्सिस के साथ में इसको काउंट किया जाएगा, ये थीटा 2 रहेगा, ये थीटा 1 रहेगा। थीटा 2 माइनस थीटा 1 कांस्टेंट होना चाहिए। और फिर जब आप ऐसे बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉप करेंगे इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, तो ये जो पॉइंट आपको ट्रेस करते हुए मिलेगा वो भी एक इलिप्स ही देने वाला है। ये वहाँ पर प्रूफ करा है हमने। हालांकि थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चरिंग से आपको इस चीज़ को समझ में आ जाता, पर ठीक है, इमेजिनेशन कर लीजिए थोड़ा। आई थिंक ईजी है, थोड़ा सा लेंदी है, एक बार नज़र दौड़ाइए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे नज़र डालिए। कह रहा है P and Q आर 2 पॉइंट्स ऑन इलिप्स। इलिप्स दिया है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 विथ एसेंट्रिक एंगल्स थीटा 1 एंड थीटा 2। Find the equation of locus of point of intersection of tangents at P and Q if theta 1 plus theta 2 is pi by 2। मतलब वो कहना चाह रहा है कि एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स है हियर, या फिर ज़्यादा बेटर हम लिखते हैं लेट P theta 1 and Q theta 2 be points on ellipse x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। थीटा 1 एंड थीटा 2 वाले जो पॉइंट्स हैं वो एक इलिप्स के ऊपर वाले पॉइंट है जो इलिप्स उसने हमें दिया हुआ है। और वो कह रहा है कि यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज़ नथिंग बट पाई बाई 2 सिंस, ठीक है, मतलब पिछली बार वाले जैसा क्वेश्चन हो गया है आपका। उसने पिछली बार आपको सिर्फ थीटा 1 माइनस थीटा 2 दिया हुआ था जो कि कांस्टेंट था, यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 पाई बाई 2 दिया है। पर ये काफ़ी अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? तो सर यहाँ पर हमें मिलेगा थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा 1, और इसका हम भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे। अब पहली चीज़, क्या आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद है? हाँ सर, सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म एट पॉइंट P थीटा 1 इज़, तो पहली चीज़ x1, तो यहाँ पर हमें मिलेगा x, अगर आपको याद आ रहा होगा तो x1 अपॉन a स्क्वायर था, x1 की जगह पे हमने रखा हुआ था a cos थीटा, तो यहाँ पर दिखेगा x cos थीटा 1 अपॉन a, y cos थीटा 2 अपॉन b एंड इट इज़ ऑल इक्वल टू 1। पिछली बार हमने एलसीएम निकलवाया था और आपको मिला था b x cos थीटा 1 a y cos थीटा 2 इक्वल टू ए बी। लेट r x1 y1 be point on required ellipse है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन रहने दो, बाद में लिखते हैं। पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड एलिप्स, देयरफॉर b cos थीटा 1 x1 प्लस a cos थीटा 2 y1 इज इक्वल टू ए बी, विच इज़ फर्स्ट इक्वेशन। पर सर ये जो कहानी हो तो p वाले पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की है, q वाला पॉइंट किधर गया? मैंने बोला अरे आ रहा है ना। सो ऑल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर q थीटा 2 विल बी, अब देखो इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं। क्या चेंजेस हो रहे हैं सर? क्या चेंजेस हो रहे हैं? यहाँ पे थीटा 2 आ जाएगा, x1 y1 अपनी जगह पे बरकरार रहेंगे, तो ये हमें मिलेगा b cos थीटा 2 x1 a sin थीटा 2 y1 एंड इट इज़ ऑल इक्वल टू ए बी, विच इज़ सेकेंड इक्वेशन।
अब ध्यान से देखना, ध्यान से। अच्छा एक मिनट को, इसमें भी और थोड़ा चेंजेस कर लेता हूँ। सेकेंड इक्वेशन लिखने से पहले ही मैं इसमें चेंज कर लेता हूँ। सिंस θ2 इज़ π/2 माइनस θ1, तो यहाँ पर आ जाएगा b, ध्यान से सोच के बोलना, cos ऑफ π/2 माइनस θ1 x1 प्लस a साइन ऑफ π/2 माइनस θ1 y1 इक्वल टू ab। ठीक है, चेंज लाइन है तो कॉस का हो जाएगा साइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसीलिए पॉजिटिव मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे मिलेगी b साइन θ1 x1 a cos θ1 y1 इज इक्वल टू ab। और अब मैं इसका नामकरण सेकेंड इक्वेशन में कर रहा हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन, वो सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से अगर देखोगे तो इधर भी ab है, इधर भी ab है। मतलब सर, मतलब इधर वाली बाजू ab के बराबर है, इधर वाली बाजू भी AB के बराबर है, तो दोनों बाजू आपस में बराबर बराबर। तो मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम 1 and 2। तो ये वाली बाजू क्या थी? ये वाली बाजू थी B cos θ1 x1 प्लस A cos sin θ1 y1 इज इक्वल टू B sin θ1 x1 A cos θ1 y1। मैंने दोनों की बाजू इक्वेट कर दी। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या सेम चीज़ें रख रही है आपको एक तरफ ले आए, तो मुझे दिख रहा है सर ये x1 और ये एक तरफ ले आते हैं, तो हमें ध्यान से देखो मिलेगा b cos θ1 माइनस साइन θ1 x1 इट्स ऑल इक्वल टू a, ये उधर उछल के जाएगा, cos θ1 माइनस साइन θ1 y1। ठीक है, अब हम इस मोड पे आ गए कि आप चाहो तो इसको और इसको कट करवा सकते हो, पर कट तब होगा सर जब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ सेम है या नहीं है, इक्वल टू 0 कट होने वाला है या नहीं होने वाला है। अब यहाँ से दो बातें उछल कर सामने आ रही। कौन सी दो बातें सर? दो बातें ये आती है कि क्या आपका cos θ1 और sin θ1 सेम है। मतलब ध्यान से सुनना, अगर मैं कल को कह दूं कि मैं पूरी इक्वेशन को cos θ1 माइनस साइन θ1 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इसको डिवाइड करते टाइम ध्यान से, ये इक्वेशन तुम्हें ऐसी भी दिख सकती है bx1 और सामने बैठा a cos θ1 माइनस साइन θ1 अपॉन cos θ1 माइनस साइन θ1 एंड यहाँ पर आ गया y। तो सर आप बोलोगे अरे सर तो इसमें तकलीफ़ क्या है, इसको अपॉन में ले लिया। तकलीफ़ ये है बेटा, तकलीफ़ ये है कि पहली चीज़, आप जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हो ये पता होना चाहिए कि वो ज़ीरो है या नहीं है। मतलब ये कि आपको ज़ीरो से डिवाइड करना अलाउड नहीं है। तो आप जिस चीज़ को अपॉन में लेके गए हैं, अब क्योंकि हालांकि ये चीज़ बनी कैसे, ये बनी तब जब आपने थ्रू आउट इक्वेशन को cos θ1 माइनस साइन θ1 से डिवाइड लगाया। तो आप अगर इस चीज़ को डिवाइड लगवा रहे हैं, ये ज़ीरो है या नहीं है ये तो चेक करवाइए पहले। मैंने बोला हाँ यार ये भी बात है, अगर ये ज़ीरो रहेगा तो कहानी में कोई मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि हम ज़ीरो से डिवाइड लगवा नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज़ हम पता करवाते हैं, यहाँ से दो केसेस आएंगे। तो मान लेते हैं कि लेट cos θ1 माइनस साइन θ1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos θ1 इज इक्वल टू साइन θ1, और इसी का मतलब ये हुआ कि θ1 इज इक्वल टू cos θ1 इज इक्वल टू साइन θ1। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन और cos सर इक्वल कब होते हैं? ये तब इक्वल होंगे दैट इज़ θ1 इज इक्वल टू π/4। और अगर θ1 इज इक्वल टू π/4 है, मतलब स्लोप ऑफ लाइन सेम है, मतलब वो लाइंस कैसी है, कोइंसिडेंट है। तो मैं लिखूँगा दैट इज़ टेंजेंट्स आर कोइंसिडेंट। पर ये तो बात नहीं है, उसने तो हमसे कहा क्या कहा है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों सर कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि उसने बिल्कुल खुला क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों कैसे हैं, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो मतलब टेंजेंट्स भी कैसी हैं, अलग अलग टेंजेंट है, और टेंजेंट अलग अलग है
तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। तो मतलब cos θ1 और sin θ1 सेम नहीं हो सकते। ये सेम तभी होंगे जब θ1 की वैल्यू π/4 आएगी। अगर θ1 की π/4 वैल्यू आएगी दैट इज θ2 भी हमें π/4 देगा। क्यों सर θ2 क्यों π/4 देगा? इधर देखो, क्योंकि π/2 माइनस θ1 होता है θ2। अगर ये 90 है और वो 45 है, 90 माइनस 45 करने पर भी 45 मिलने वाला है। तो θ1 भी π/4, θ2 भी π/4। इसका मतलब टेंजेंट्स आर कोइंसिडेंट। मतलब कैसे सर? अरे जो पहली टेंजेंट है उसका भी स्लोप π/4 या इंक्लिनेशन का है, दूसरी टेंजेंट है उसका भी इंक्लिनेशन π/4। मतलब दोनों ही केसेस में दोनों का स्लोप सेम है। इसका मतलब दोनों टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर आ रही है, पर ये चीज़ तो नहीं थी, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर cos θ1 माइनस sin θ1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारी पहली चीज़ तो निपट गई कि cos θ1 माइनस sin θ1 0 नहीं है। अब आप चाहें तो इसको डिवाइड लगवा सकते हैं। ये फर्स्ट बनी, सेकेंड बनी, मैं इसका नाम दे देता हूँ थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इतनी चीज़ तो हमें पता चल गई कि भैया cos θ1 और sin θ1 ये ज़ीरो नहीं है। तो अब ये ज़ीरो नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम डिवाइड लगवा देंगे। अगर ये डिवाइड लगेगा तो तुम्हें पता चल गया सर ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो रुको, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ θ1 sin θ1, इस इक्वेशन को मैं वैसा का वैसा ही रख रहा हूँ। यहाँ से सिर्फ हमने ये इस इक्वेशन को साइड में रखा, अपॉन में लेके गए, पर हमने बोला अरे यार अगर ये ज़ीरो हो गया तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। तो चेक करवाए कि क्या ज़ीरो हो रहा है। नहीं सर, ज़ीरो किसी भी सूरत हाल में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें सेम तो हैं पर ज़ीरो नहीं है, ये कट आउट हो सकती है। कट आउट हो सकती है इसीलिए देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या बन जाएगी सर? ये और ये कट गया तो हमें दिखेगा bx1 इज इक्वल टू ay1, दैट इज bx1 माइनस ay1 इज इक्वल टू 0। पर सुनना क्या बता रहा हूँ मैं तुमसे, हमें तो x1 y1 इक्वेशन ऑफ लोकस मिला है और हमें x1 y1 में लोकस अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। रिप्लेस x1 y1 बाय x, y respectively. Therefore equation of locus is bx minus ay is equal to 0। अब जाके कहानी ख़त्म हुई। क्या किया था सर? शुरुआत करी थी हमने θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू π/2 बोलने से। θ2 की वैल्यू π/2 माइनस θ1 लेके शुरू किया था। दो पॉइंट्स लिए थे जिनके ऊपर हमने टेंजेंट्स ड्रॉप करी थी। ये टेंजेंट्स का इक्वेशन बनाया था जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। पहली इक्वेशन बनी थी, दूसरी बनी थी तो वहाँ पे θ2 की जगह पे π/2 माइनस θ1 रखा और दूसरी इक्वेशन बनाई। दूसरी इक्वेशन बनाते ही हमें ध्यान में आया कि अरे इधर भी ये भी है, इधर भी ये भी है, तो दोनों बाजू सेम होगी। दोनों को आमने सामने रखवा दिया, एक इक्वेशन लेके आ गए, हमें ये इक्वेशन मिली। ये इक्वेशन में हम डिवाइड लगवाना चाहते थे। आप चाहें तो यहाँ तक ही लिखिए, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डिवाइड लगवाना चाहते थे, पर डिवाइड लगाने से पहले पता तो चल जाए। यहाँ से दो बातें उठ के आई कि क्या ये ज़ीरो है या नहीं है। अगर ज़ीरो है तो दिक्कत हो सकती है। तो पहले मान लिया कि भैया ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो है होने से हमें मिला cos θ1 sin θ1 बराबर। दैट मीन्स θ1 π/4 का मतलब जिन्हें नहीं पता 45 डिग्री होता है। और यही θ1 की वैल्यू मैंने यहाँ पर पटकी तो मुझे θ2 भी π/4 मिला। मतलब दोनों ही पॉइंट का जो टेंजेंट्स है वो कैसे आ रही हैं? सेम आ रही है, कोइंसिडेंट आ रही है। तो टेंजेंट्स आर कोइंसिडेंट या फिर पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट। पर उसने तो बोला 2 डिफरेंट पॉइंट्स की बात हो रही है हमारी। मैंने बोला अच्छा 2 डिफरेंट पॉइंट्स की बात हो रही है तो सही बात है। सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन और इसीलिए हमने बोल दिया कि भैया ये ज़ीरो तो नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा मात्र। तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होते ही मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड लगवा दिया। जैसे ही डिवाइड लगाया मुझे लोकस की इक्वेशन मिल गई और मैंने x1 y1 को रिप्लेस करवा दिया। नेक्स्ट उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कूच कर रहे हैं। कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स x² प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1 विच इज़ मेकिंग एन इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? उससे पहले हम
देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या दी हुई है। तो x² / 16, तो यहाँ पे लिखते हैं हियर इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² / 16 + y² / 9 = 1, दैट इज a² इज 16, b² इज 9। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि जो टेंजेंट है वो इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रही है। तो हमें पता है सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म इज y = mx ± √a² m² + b²। Since tangent makes equal intercepts, therefore m की वैल्यू -1। क्यों सर, कैसे? ध्यान से सुने। अगर मान लो इलिप्स है, हालांकि डायग्राम अच्छा बने नहीं बने मुझे नहीं पता, पर ये है आपका टेंजेंट और वो कह रहा है दिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू दिस इंटरसेप्ट। मतलब अगर x के ऊपर +3 का इंटरसेप्ट है तो y एक्सिस पे भी +3 का इंटरसेप्ट बनेगा। मतलब ये पॉइंट आएगा 3,0, ये पॉइंट आएगा 0,3। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा इंक्लिनेशन मिलेगा ये वाला थीटा, जो कि आएगा ऑब्ट्यूस, और आपको पता चल जाएगा कि स्लोप इज -1। ठीक है, सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है, ये टेंजेंट है तो ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, दोनों सेम, मतलब अगर ये -3,0 है तो ये वाला पॉइंट आएगा 0,-3। और अगेन आप इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा दैट स्लोप इज़ नथिंग बट -1। तो क्योंकि उसने कहा है कि इक्वल इंटरसेप्ट से, इसीलिए m की जगह पर आने वाला है -1, और a² b² की वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स, दैट इज 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा सर? तो ये हमें दिखेगा y = -x ± √। ध्यान से, यहाँ पे -1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है, a² की वैल्यू 16 है और 16 9 25 होने वाला है, 16 + 9 25, वो उछल के बाहर आ जाएगा। y = -x ± 5 इज़ द इक्वेशन। क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था हमसे फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेकिंग एन इक्वल इंटरसेप्ट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपको यहाँ से 2 टेंजेंट्स की इक्वेशन मिली है। ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक लाइन होती है, लाइन की इक्वेशन इस तरीके से दिखेगी, x + y = +5 एंड x + y = -5, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हालांकि यहाँ रखेंगे तो भी आंसर वही है, बस मैंने इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके दिया है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 17 क्यों लिया? क्योंकि बीच वाले जो क्वेश्चन है वो सेम है जिनको हमने पिछले इसमें किया हुआ है। सिमिलरली इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है, आप इनको आराम से कर सकते हैं, ये असाइनमेंट है। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मेंशन करिए। क्योंकि समय बाकी है, मैं हाइपरबोला का एक इंट्रोडक्शन, एक फर्स्ट क्वेश्चन हम निपटा लेते हैं। एक्सरसाइज लेंदी है इसलिए ज़्यादा कवर अप करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ हाइपरबोला। हाइपरबोला स्टार्ट करने से पहले आपको अगर बता दूं पिछली बार वाले केसेस, तो हमने S1 और S2 लिया था, एक पॉइंट P हमने उठाया हुआ था जिसका नाम है x, y। अगर आपने इलिप्स के फॉर्मूले किस तरीके से मैंने डिराइव करे थे देखे होंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हमने वहाँ पर मेंशन किया था मॉड ऑफ S1P माइनस S2P इज़ इक्वल टू 2a। मतलब S1P का अंतर और S2P का अंतर, जब इनका डिफरेंस लिया जाता है तो हमेशा कोई कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हमने वहाँ पर 2a लिया था और उसके बाद में हमने इक्वेशन को सॉल्व किए थे। इक्वेशन मतलब सर कौन सी इक्वेशन? अब मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाने वाला हूँ, यहाँ पर आपको पता है सिंप्लीफाई किया था और मैंने वहाँ पर आपको इलिप्स की इक्वेशन डिराइव करके बताई थी। यहाँ पर भी सेम हालत होने वाली है। अगर आपको पता है तो S1P का मतलब क्या होगा, तो पहली चीज़ इनके नामकरण करते हैं। आपको याद होगा ये हमने C,0 लिया था, ये -C,0 उठाया हुआ था इलिप्स की इक्वेशन के डेरिवेशन के टाइम पे। अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं तो S1P का मतलब होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको दिखेगा, ध्यान से देखिए, x + c² x - c²
प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इट इज़ इक्वल टू 2a। ठीक है, हम इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग एंड सिंप्लीफाइंग, है ना। क्या करना है, हालांकि स्पेलिंग छोड़ दीजिए, आप मेन चीज़ पे ध्यान दीजिए कि हमने इस इक्वेशन को स्क्वायर किया था, सिंप्लीफाई किया था, और ये सब करने के बाद में जब हमें आंसर मिलेगा तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आपको एलिप्स के बारे में याद आएगा तो एलिप्स में हमने यहाँ पर प्लस का साइन था। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं एलिप्स में क्या बात कर रहा हूँ। एलिप्स में जब आपने सॉल्व किया था तो आपको इक्वेशन मिली थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और मिला था आपको प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब मैंने ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया था और आपको मिला था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला था। यहाँ पर भी मैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से रिप्लेस करूँगा तो आपको इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आप नोटिस करेंगे ये एलिप्स है, ये हाइपरबोला, ये हाइपर है और ये एलिप्स है। दोनों में अगर आप नोट डाउन करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है हाइपरबोला में, और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है एलिप्स में। इसका मतलब अगर आप हाइपरबोला के फॉर्मूले बनाना चाहते हैं, यू कैन गेट फॉर्मूला ऑफ हाइपरबोला। बस आपको करना क्या है, तो आपको इस बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करवा देना है। मतलब हाइपरबोला में जो भी मैक्सिमम फॉर्मूले बनते हैं वहाँ पर आपको ध्यान रखना है माइनस बी से जैसे ही आप रिप्लेस करवा देंगे तो आपके फॉर्मूले बनना शुरू हो जाएंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये कुछ काम की चीज़ें हैं। मैं हालांकि एलिप्स में ये सारी चीज़ें पहले ही डिराइव करके आया हूँ, इसलिए हम सीधे फॉर्मूलों पे नज़र डालते हैं जो हमारे काम की हैं और एक्सरसाइज की तरफ कूच करते हैं। चलिए, फार्मूला सारे आपके बोर्ड पर दिख चुके हैं। हाइपरबोला के ये सारे फॉर्मूले हैं। अगर हाइपरबोला की इक्वेशन जो कि आप जानते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो अगर एक डायग्राम बनाया जाए, इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं उसका, मतलब एलिप्स के ही दोनों ग्लोब्स जो ब्रांचेस हैं, अब हम इनको ब्रांचेस में बात करते हैं। ये फर्स्ट ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच है। ये ब्रांचेस अलग अलग हो जाती हैं। यहाँ पर अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो ये वर्टेक्स यहाँ पर आता है a,0 और ये आता है -a,0। इसी तरीके से फोकाई जो रहेंगे वो यहाँ पर कहीं तो भी रहेंगे और वो आएंगे ae,0 और -ae,0। डायरेक्ट्राइसिस, हालांकि यहाँ पर डायरेक्ट्राइसिस की जगह ज़्यादा रखी नहीं थी मैंने, पर ये डायरेक्ट्राइसिस बनेंगे। डायरेक्ट्राइसिस की इक्वेशन भी अगर आप देखेंगे तो सिमिलर है जैसा कि हमने एलिप्स में देखा हुआ था, x = +- a अपॉन ही। एलिप्स में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस था, यहाँ पर कहानियाँ बदल गई हैं। ये जो एक्सिस है इसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसकी अपोजिट जो है, जो कि है वाई एक्सिस, उसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। और इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रांस एक्सिस का लेंथ 2a और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ 2b कहा गया है। ध्यान से एक और चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि एलिप्स में आपको 4 वर्टाइसेस मिलते थे, जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही मिलते हैं, क्योंकि ये जॉइंट फिगर नहीं है, इसीलिए हमने वर्टेक्स में सिर्फ एक ही पॉइंट उठाया गया है। तो एलिप्स में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं। फोकाई सेम है। ABE का रिलेशन, एलिप्स में ये चीज़ 1 - e² था, यहाँ पर e² - 1 है। और आसान बात है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है सर। e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने की वजह से ये जो सोल्यूशन है वो e² - 1 आता है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। e की वैल्यू हालांकि आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, फिर भी एक अलग से फॉर्मूला दे के रखा है, आप चाहें तो उसमें से आप निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ LR आपको पता ही है, LR कौन होती है सर, ऐसी फोकल कॉर्ड जो इसको परपेंडिकुलर होती है, फोकस से पास आउट होती है। और
लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स, इसको हम एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं। तो वही पिछले वाले जैसा ही है, ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब इलिप्स के जैसे ही फॉर्मूले बन रहे हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी 2b स्क्वायर अपॉन ए था, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई सेम है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट रेसेस सेम है, मैक्सिमम फॉर्मूले इलिप्स के जैसे ही हैं और मैंने आपको बताया था कि वो वैसे ही रहने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आपको पता है, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बस यहाँ पे फ़र्क क्या हुआ, तो आपको पता है वहाँ पे बी स्क्वायर को माइनस से रिप्लेस करना, यहाँ पे माइनस से रिप्लेस करते ही फॉर्मूला बना हुआ है। वहाँ पर जो था वो एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस का खेल चल रहा है। पैरामेट्रिक फॉर्म अगर आपको वहाँ पे याद होगा तो वहाँ पे था ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, यहाँ पर ए सेक थीटा बी टेन थीटा दिया हुआ है। टेंजेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, पर हमें पता है कि एलिप्स में हमें उसको माइनस से रिप्लेस करने पर मिल जाता है, तो हमने इसको माइनस से रिप्लेस कर दिया है। ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी आप वहाँ से देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी बकवास की कोई खास ज़रूरत है, हम सीधे सीधे एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं पहले ही मेंशन आउट कर चुका हूँ, 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसमें ये सारी चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़ एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा तो हमें पता है कि ए स्क्वायर की वैल्यू है वो 25 मिलेगी और बी स्क्वायर की वैल्यू 16 मिलने वाली है। अगर हम इसका मतलब ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू जो है वो 4 आने वाली है। सबसे पहली चीज़ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बोला है, जो कि हमारी मेजर एक्सिस की तरह ट्रीट होती है, और वो होती है हमारी 2a। दैट इज़ ए की वैल्यू मैं 5 लिख लेता हूँ, बी की वैल्यू मैं 4 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2a मतलब मुझे मिल जाएगा 10, 2b मतलब मुझे मिल जाएगा 8। फोकाई होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो यहाँ पर हमारा एक काम जो जगह छूटी हुई है वहाँ पर हम करेंगे कि सर आप कैसे भी करके ई निकाल लो। तो ई की वैल्यू हमारे पास है, ई इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब सर 5 का ये 25 और ये 16, तो और अपॉन में आएगा ए मतलब 5, तो ये 16 यहाँ पर आ गया 1 और ये रूट 41 अपॉन 5 आ रहा है, रूट 41 अपॉन 5 आ रहा है। तो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 मतलब फोकाई जो आ रहा है प्लस माइनस ए की जगह पे कौन है सर जी 5 और इंटू में रूट 41 अपॉन 5 कॉमा 0 विच इज़ इक्विवेलेंट टू रूट 41 अपॉन नहीं 5 कट चुका है, ओके कॉमा 0 और यहाँ पे प्लस और प्लस माइनस रूट 41 कॉमा 0 आर दी इससे फोकाई। ओके, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तुम्हें पता है प्लस माइनस ए अपॉन ई, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई विच इज़ इक्विवेलेंट टू या फिर इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू है मेरे पास 5 और ई की वैल्यू है रूट 41 अपॉन 5 ऊपर उछल के जाएगा तो मुझे मिलेगा प्लस माइनस 25 अपॉन रूट 41, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 25 अपॉन रूट 41 इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ एल आर 2b स्क्वायर अपॉन ए आता है, हमें पता है बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, सो 2 इंटू 16 और ए की वैल्यू 5 है, इसका मतलब ये मुझे मिला 32/5 विच इज़ द फाइनल आंसर। और कुछ ढूंढने के लिए तो नहीं बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन निपटाया, आगे के देखते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड वाला उठा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू -1 दिया है। सर इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, माइनस को इधर ट्रांसफर आउट कर दो, तो वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 है। सर ये और वो तो मैच नहीं कर रहा है, अरे करेगा भी नहीं क्योंकि ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। अब ये क्या बोला है आपने तो बताया नहीं, लो अब बता रहा हूँ। ये रेगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसी का एक भाई आता है जो कि ऊपर की तरफ और इस तरीके से रहता है, इसको हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहते हैं। और इक्वेशन बनता है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 में। अच्छा, मतलब यही फार्मूला है। मैंने बोला हाँ यही फार्मूला है, ये बी की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी और इन फार्मूलों में
बदलाव आ जाएगा। क्या बदलाव आ जाएगा? अरे देखो क्या बदलाव आएगा। वर्टेक्स प्लस माइनस a कॉमा 0 था क्योंकि वो x एक्सिस पे था, यहाँ पे y एक्सिस पे चला गया इसलिए 0 कॉमा प्लस माइनस b चला जाएगा। ये ae कॉमा 0 था तो 0 कॉमा be हो जाएगा, be बी स्क्वायर इज इक्वल टू है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी आ जाएगा। इसी वजह से ट्रांस एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस चेंज हो जाएगी, ट्रांस एक्सिस 2b मिलेगी और कॉन्जुगेट एक्सिस 2a मिलने वाली है। वहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई है, वहाँ पर b अपॉन ई हो जाएगा। बाकी की चीज़ तुम्हें पता है, ये बी स्क्वायर अपॉन ए की जगह ए स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा, ये बी ई होते चले जाएंगे और इस तरीके से हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमसे वो क्या मांग रहा है? हमसे पहली चीज़ वो मांग रहा है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो हम पहली चीज़ ये लिख लेते हैं कि यहाँ पर कंपेयर किया जाए, किसके साथ कंपेयर किया जाए? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर जो है 16 है और ए स्क्वायर जो है 25 है। बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 5। सबसे पहली चीज़, अच्छा ई भी ढूंढ ही लेते हैं ना तुरंत सर। सो बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर मैं सीधे करते हैं ना, हम ई की वैल्यू निकालते हैं, ए बी का रिलेशन क्यों जाए। ई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी आने वाला है। बस इतना बदलाव होगा, वहाँ पर ए है, यहाँ पर अपॉन में बी आने वाला है। क्या दिखेगा सर? ये दिखने वाला है हमें ए स्क्वायर, अगेन वही 16 25 रूट 41 ही आने वाला है सर, और अपॉन में बस 4 आ जाएगा। ये ई आया है। तो सबसे पहली चीज़ लेंथ ऑफ ट्रांस एक्सिस जो कि होता है 2b। क्यों सर? वहाँ तो 2a था। अरे तो पैराबोला हाइपरबोला भी तो चेंज हो गया है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। 2b मतलब 2b मतलब क्यों डायरेक्ट ही लिखते हैं ना, 2b मतलब 8। सिमिलरली सेकेंड थिंग हमें चाहिए लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो कि आएगा 2 है, जो कि आएगा 10। ठीक है, 1 2 3 4 नाम देने से अच्छा डायरेक्ट ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ उसको जो चाहिए है, आई थिंक सो फोकाई चाहिए है। एक बार चेक कर लेते हैं। कॉन्जुगेट एक्सिस है एसेंट्रिसिटी हम पहले ही निकाल के आए हुए हैं। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी आप रूट 41/4 पहले निकाल के आए हैं। उसके बाद हमें चाहिए फोकाई, डायरेक्ट्राइसिस और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सो फोकाई की तरफ कूच करते हैं, इसको क्लीन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ फोकाई चाहिए है। फोकाई मतलब x डायरेक्ट 0 प्लस माइनस BE मिलने वाला है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 0 प्लस माइनस B की वैल्यू है हमारी 4 और E की वैल्यू है रूट 41/4, मतलब ये मिलेगा प्लस माइनस रूट 41। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और वो होती है x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, पर यहाँ पर मिलेगी y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ई, y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 16 अपॉन रूट 41। आप वैल्यूज़ पटक के देखिए, आपको पता चल जाएगा। और जो लास्ट चीज़ हमको चाहिए उसमें है वो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज़ 2a² अपॉन b। यहाँ पर 2b² अपॉन a है, यहाँ पर 2a² अपॉन b वाला फॉर्मूला लगेगा, वो मिल जाएगा सर 2 × a² की वैल्यू मेरे पास 25 है और ये 4 है, मतलब 25/2 इज़ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चाहे तो एक कॉलम बना के वहाँ पर कॉन्जुगेट हाइपरबोला के भी सारे फॉर्मूले मेंशन आउट कर लीजिए। नेक्स्ट उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 उठा रहा हूँ। x² माइनस y² इज इक्वल टू 16 है, तो आपको पता है ये x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो a² इक्वल टू b² इक्वल टू 16, दैट इज़ a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, कंफ्यूज ना करें। सर्कल में इक्वेशन x² प्लस y² इज़ इक्वल टू r² होती है, जबकि यहाँ पर x² माइनस y² इज़ इक्वल टू r², या फिर जो भी आप a² b² कहिए। ठीक है, पर आप ध्यान में रखिए इसको सर्कल की इक्वेशन के साथ कंपेयर नहीं करना है आपको, बस ये ध्यान रखना है।
ओके, आपको ए मिला है, आपको बी मिला हुआ है, ई की दरकार है। तो हमें पता है क्योंकि ये हाइपरबोला कौन सा है, तो ये रेगुलर वाला हाइपरबोला है, तो हमारे पास में ई की वैल्यू है √a² + b² अपॉन ए। फर्स्ट थिंग जो हम ढूंढेंगे वो एसेंट्रिसिटी ढूंढेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ओके, a² + b² मतलब ये बना 16 16 32, इसका मतलब 16 2 ज़ा, तो ये मिलेगा 4√2 अपॉन 4, दैट इज़ √2 इज़ योर एसेंट्रिसिटी। देन वी विल मूव टू लेंथ ऑफ ट्रांस एक्सिस। अब तो आपको आराम से आ जाएंगे। लेंथ ऑफ ट्रांस एक्सिस 2a होता है, 2a मतलब 8 आएगा। सर लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस वो भी आपको आराम से आ जाएगा, 2b मतलब 8 आ जाएगा। तीसरी चीज़ जो हमसे वो मांगता है फोकाई, और फोकाई होता है ±AE,0, दैट इज़ ±AE,0 विच इज़ इक्विवेलेंट टू ए की जगह पे 4 है, ई की जगह पे √2 है, सो ±4√2,0। हाँ, आप ये भी ध्यान रखिए √2 इज़ ग्रेटर देन 1.414 आता है, और जो कि होना भी चाहिए एक हाइपरबोला के लिए, ई की वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में EOD, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इज़ इक्वल टू ±A/E, मतलब 4/√2, ठीक है, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू ±4/√2। चाहो तो आप डिवाइड करके इसको लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू ±2√2। नेक्स्ट जो पांचवी चीज़ आखिरी आपको लगने वाली है वो था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LLR इज़ 2b² अपॉन a, विच इज़ नथिंग बट b² मतलब 16, 2 × 16/4 मतलब ये आपको मिला 8। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी आपको 8 मिला हुआ है। आई थिंक सो ईजी है, निकाल सकते हो। इसमें और 1-2 क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए करवाना चाहता हूँ। नेक्स्ट उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप समझ गए कि ये हाइपरबोला थोड़ा अलग वाला है। इसको कंपेयर किया जाएगा y² अपॉन a², x² अपॉन b² इक्वल टू वेट y² अपॉन b², x² अपॉन a² इक्वल टू 1 के साथ में आपको पता चल गया a² की वैल्यू 144 है और b² की वैल्यू 25 है, मतलब a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 5 है। लिख ही लेते हैं, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 5 है। अब हमारा सबसे पहला काम जो रहेगा वो e ढूंढना रहेगा। e की वैल्यू यहाँ पर आती है a² + b² अपॉन b, विच इज़ नथिंग बट, अब ध्यान से सुनिएगा, 144, a² 144 है, b² 25 है, ये 169 आएगा। 169 मतलब 13 और ये b मतलब 5। सो e की वैल्यू 13/5, फर्स्ट थिंग जो हमने निकाली। सेकेंड थिंग जो हमको ढूंढनी है वो एक्सिस, मतलब पहली चीज़ निकलेगी ट्रांस एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांस एक्सिस होता है 2a और वो आएगा 24। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, आप फॉर्मूले लिखते जाएंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऐसा मत करिए। 2a = 24, 2b = 10। नेक्स्ट थर्ड थिंग जो हमको लगती है, e हो गया, लेंथ ऑफ एक्सिस हो गया, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। आई थिंक सो फोकाई लगता है मुझे। सो फोकाई इज़ 0, ± BE, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 0, ± b की जगह पे 5, e की जगह पे ये, मतलब आप समझ के ±13। फोर्थ चीज़ जो आपको लगती है वो देखता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और वो होती है y = ±b/E। इस वाले फॉर्मूले पे ना जाए, हमें इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा y = b की वैल्यू 5 है और ये 13/5 है, मतलब 25/13, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और लास्ट बट नॉट लीस्ट LLR 2a² अपॉन b आएगा। यहाँ पर 2b² अपॉन है, यहाँ पे 2a² अपॉन b आएगा, जो कि आपको पहले से ही पता है। 2a² अपॉन b, a² 144 है और b की वैल्यू 25 है, तो 2 × 144 करो और अपॉन में 25 लगा देना, कैलकुलेट करना आ जाएगा। इसी का लास्ट वाला क्वेश्चन है जो कि उसने पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं वो लिखना चाहता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है x = 2 sec थीटा एंड y = 2√3 tan थीटा, ऐसा कुछ दिया हुआ है। x =
2 sec थीटा एंड y इज इक्वल टू 2√3 tan थीटा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आई थिंक सो 10th वाला है नाम उसका, 10th है या 11th है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। यस 10th क्वेश्चन है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो इसके पैरामीट्रिक फॉर्म में, मैं यहाँ पे मिटा चुका हूँ पैरामीट्रिक फॉर्म। हमें पता है सिंस पैरामीट्रिक फॉर्म is x is equal to a sec theta and y is equal to b tan theta। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ therefore a is equal to 2 and b is equal to 2√3। ठीक है, इसी का मतलब मुझे अब मिल जाएगा e की वैल्यू। अब मुझे e की वैल्यू ढूंढनी है। पहली चीज़ ये नोट डाउन करिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, और क्या उसने हाइपरबोला की कोई इक्वेशन मेंशन करवाई है? नहीं सर, कुछ मेंशन नहीं करवाई है। तो हम सीधे सीधे फॉर्मूले से शुरुआत कर लेते हैं। e की वैल्यू सबसे पहली चीज़ a² + b² अपॉन में a लिख लेंगे। a² मतलब 4, b² मतलब 4 × 3 12, तो मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट में 4 + 12 और अपॉन में 2, मतलब ये 16, मतलब 4/2 2। ई की वैल्यू 2 आ रही, मतलब हमारा जो हाइपरबोला है वो रेगुलर वाला हाइपरबोला है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब ई मिल गया है फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग मुझे लगती है लेंथ ऑफ ट्रांस एक्सिस, और आपको पता है ट्रांस एक्सिस होता है 2a मतलब 4। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो कि आपको पता है होता है 2b विच इज़ अगेन 4√3। थर्ड थिंग जो हमको लगती है वो लगता है फोकाई, और फोकाई आपको पहले से ही पता है ±AE, 0 विच इज़ नथिंग बट a की जगह पे 2 है और e की जगह पे 2 है, ±4, 0। चौथी चीज़ जो हमको लगती है EOD जो कि होता है x इज़ इक्वल टू +-A/E। A/E करते ही 1 आने वाला है, तो x इज़ इक्वल टू +-1, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एंड पांचवी चीज़ LLR विच इज़ 2b²/A। b² आपको होता है 4 और 3 12 हो जाएगा, तो 2 × 12 और अपॉन में a मतलब 2, मतलब आंसर आ रहा है 12। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और उठाते हैं, उस लास्ट 1-2 क्वेश्चन और निपटा के एक्सरसाइज इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक हाइपरबोला के लिए कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 10 है और फोकस -7,0 दिया हुआ है। अब वो बोल रहा है कि भी हाइपरबोला की इक्वेशन बनाओ। देखो, क्योंकि उसने हाइपरबोला बताया नहीं कौन सा वाला है, आप उसके बारे में चिंता ना करें, आप जनरल हाइपरबोला लेते हुए चलेंगे। x² / a² - y² / b² = 1। सो फर्स्ट थिंग, लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बी x² / a² - y² / b² = 1। ठीक है, यहाँ पर हियर 2b इज़ इक्वल टू 10 इम्प्लाइज b इज़ इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ 2b होता है। ऑल्सो AE, 0 इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंट टू -7, 0, मतलब उसने AE की वैल्यू चुपचाप से -7 दे के रखी हुई है। हालांकि मुझे पता है ये ±AE, 0 होता है, पर क्योंकि उसने बोला है वन ऑफ द फोकाई, मतलब एक फोकस के बारे में बोला है, तो हमने ले लिया AE इज़ -7। ओके, तो अब हम चलते हैं रिलेशन के पास। सिंस b² इज़ इक्वल टू a² e² -1, दैट इज़ b² इज़ इक्वल टू AE² -a², इम्प्लाइज a² इज़ इक्वल टू AE² -b²। क्या आपके पास a की वैल्यू है? हाँ सर 7, मतलब ये हो जाएगा 49। b² की वैल्यू है? हाँ सर 25। माइनस करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 2, तो a² की वैल्यू आ गई 24। आपके पास a² है, आपके पास b² है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² / a² - y² / 25 इज़ इक्वल टू 1। हाँ भाई स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आज का आखिरी क्वेश्चन उठा रहा हूँ। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पूरे अपलोड कर दूंगा और हाइपरबोला आपका कंप्लीट हो जाएगा।
ओके, इक्वेशन अब क्या कह रहा है? पहली चीज़ कह रहा है कि भैया ई ढूंढ के बताइए ऐसे हाइपरबोला का जो कि इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये बताना है कि गिवन हाइपरबोला क्या है। सो गिवन हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर माइनस 3y² इज इक्वल टू 3। 3 से डिवाइड लगाते ही दुनिया में दिखेगा y² अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर conjugate hyperbola will be मतलब इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला सर क्या रहेगा? तो y² अपॉन 1 माइनस x² अपॉन 3 इक्वल टू 1 रहेगा। अगर मैं कंपेयर करूं तो a² की वैल्यू आएगी 3 और b² की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, वो हमसे क्या जानना चाहता है? हमसे e जानना चाहता है। तो हमें पता है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला में e की वैल्यू जो आएगी, e की वैल्यू आएगी वो आएगी √a² प्लस b² अपॉन में b, दैट इज़ 3 + 1 4, मतलब √4 इज़ 2, और यहाँ पर b की वैल्यू 1, मतलब e की वैल्यू 2। आसान क्वेश्चन, काफ़ी इजी है। एक फोर्थ वाला क्वेश्चन वो असाइनमेंट में रख रहा हूँ तुम्हारे लिए, अगर आए तो निपटाना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा और आगे के सारे क्वेश्चंस भी उसमें अपलोड करेंगे। आपको लग रहा है कि नहीं सर कुछ क्वेश्चन मेंशन आउट करने चाहिए थे, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, उसको इम्प्रोवाइज़ किया जाएगा। ये आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के सारे क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ।